हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, जीके जीएस पीवाई की सीरीज आज से दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूं। और दोस्तों आज मॉक टेस्ट नंबर 1 है। और दोस्तों आइए आज के पेपर में देखते हैं एनटीपीसी 2021 में किस प्रकार से साथीगण क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर दोस्तों इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ जाके जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीजनबाई छत्तीसगढ़ से एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप जो पंडवानी की एक प्रतिपादक है, जिसमें वह संगीत संगत के साथ से कहानियों का अभिनय करती है। तो इसमें से पूछ रहा है, इनमें से किसमें अभिनय करती है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके महाभारत आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कहूँ ना कि इस क्वेश्चन के अलावा अगर मैं कहूँ ना कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक नृत्य आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पंडवानी, रउतनाच, कर्मा, सुआ, पंथी, सैला और साथ ही छेर छेरा, ये जितने भी मैं आपको नाम कह रहा हूँ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ रामायण से बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जो आपके अकबर के आदेश के अनुसार इन्होंने किया था। ये भी पॉइंट साथीगण आप सबको याद रखना है। पहला पॉइंट छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, जिसमें से पंडवानी, रउतनाच, कर्मा, सुआ, पंथी, सैला और छेरछेरा। और अगर मैं कहूँ कि रामायण का फारसी में अनुवाद, तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा जो कि किया गया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने 2016 से लेकर 2021 तक आपके 2016, 2020 और 2021 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उसमें से 16 टॉपिकों में छांटकर आपकी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया हूं दोस्तों। 500 से भी अधिक क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अपने मात्र मेहनत के लिए आप सबसे 21 रुपये ले रहा हूं दोस्तों। आप अगर मैं कहूँ ना, इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दोस्तों जिसमें से आप कह सकते हो कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आप जाके 2021 का 2020 का क्वेश्चन देखिएगा। हर एक टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा गया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है 2025 में हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है, और जो दोस्तों बच्चे हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से कंटेंट डाला गया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। पुस्तक एवं लेखक से क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से पूरा क्वेश्चन है। इसी तरीके से हर एक टॉपिक को साथीगण कवर करके आपके लिए बेस्ट ई बुक बनाया गया। और हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का जो कि आप फर्जी नहीं कह सकते दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है, इस व्हाट्सअप नंबर के जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्लाह जो शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर चिन्हट की लड़ाई आ जाएगा, ठीक है। कि चिन्हट की लड़ाई में अहमदुल्लाह जो है ना, उन्होंने हेनरी लॉरेंस को हराया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों अगर मैं कहूँ ना कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई सो कब लड़ी गई थी, तो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगान शासक जिसमें से अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली है ना, उनका जीत हुआ था। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं प्लासी की युद्ध की बात करूं तो 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध लड़ा था। उसमें से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना, जो आपको नवाब सिराजुद्दौला आपको याद रखना, और उनके फ्रांसीसी सहयोगी को हराया था। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा दोस्तों उनके युद्ध से संबंधित किसके किसके द्वारा युद्ध लड़ा गया था, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का है दोस्तों। और एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, तो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक शोषण के खिलाफ के अधिकार से संबंधित है। अगर मैं कहूँ दोस्तों आर्टिकल 23 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
मानव तस्करी, जबरन श्रम पर प्रतिबंध आर्टिकल 23 के द्वारा किया जाता है। अगर मैं आर्टिकल 24 की बात करूँ साथीगण, तो उसमें कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जितने भी खादान हो, कारखाने हो, उसमें जैसे कि खतरनाक काम है वहाँ से उसको रोक लगाना है। आर्टिकल 19 दोस्तों, भाषण की अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन और किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 19 के बारे में कहा गया है। वहीं अगर मैं आर्टिकल 20 की बात करूं दोस्तों, सजा से संरक्षण प्रदान करता है, जिससे कानून हो गया, दोहरी खतरे हो गया और आत्मदोषारोपण से खिलाफ के बारे में आर्टिकल 20 में कहता है। आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में कहा गया है। अगर साथीगण मैं आर्टिकल 22 की बात करूँ ना, तो यह गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 22 में। और अगर मैं आर्टिकल 25 की बात करूँ साथीगण, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता की अपने अनुसार आप किसी भी धर्म को पाल सकते हैं, ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। आर्टिकल 26 की मैं बात करूं दोस्तों कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अगर हमारे घर में अगर किसी भी प्रकार की कथा हो रहा है या मंदिर में कथा हो रहा है ना, तो वहाँ आप अपने अनुसार अपने धार्मिक क्षेत्रों में कुछ भी प्रबंधन कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 26 में कहा गया। आर्टिकल 27 में कहा गया कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान, मतलब जैसे कि कोई भी धर्म है दोस्तों, उनसे रिलेटेड कर नहीं लगेगा, वह कर से छूट के बारे में आर्टिकल 27 में कहा गया। आर्टिकल 28 में कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, आर्टिकल 28 में कहा गया दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर नहीं सकता है, तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों सम्मिलित कर नहीं है, तो सेवा कर, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी, आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके आयकर आ जाएगा कि जीएसटी के अंतर्गत एक आयकर आपके नहीं है। अच्छा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अलावा आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य भारत का तो असम था, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस देश में लागू किया गया था, जो आप सब मेरे साथीगण को याद रखना है। जीएसटी वस्तु सेवा कर, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सबको मेरे साथीगण को याद होगा, और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। और जीएसटी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी किस प्रकार के कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था, यह भी पॉइंट साथीगण आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कमजोर वर्गों की श्रेणी के तहत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इस तरीके से रिलेटेड करके इकोनॉमिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वयं सहायता समूह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन कौन चीज़ आता है, जैसे कि धान, गेहूँ, सब्जी उगाना, ये आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, आप सबको साथीगण याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं कहूँ कि द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो विनिर्माण हो गया, जैसे कि कपड़ा, फर्नीचर, वाहन बनाना, बिजली से पानी बनाना, ठीक है, पानी से बिजली बनाना, तो इस तरीके से द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में से सेवा, बैंक, स्कूल, अस्पताल, ये जितने सो तृतीय क्षेत्र में। हमेशा आपके एग्जाम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एनटीपीसी में पूछा कि कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जीडीपी आता है, तो साथीगण तृतीय क्षेत्र से आता है, आप सबसे रिक्वेस्ट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गोटी पुआ कौन से राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है, तो दोस्तों गोटी पुआ आपके ओडिशा से संबंधित। अच्छा दोस्तों, आइए इन पूरे राज्यों से संबंधित जितने भी नृत्य है दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था, चर्चा करते हैं। अगर मैं असम से बात करूं तो असम के प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है, बगरुम्बा, भोरताल और भोजापाली, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। बिहू सबसे ज़्यादा, फिर बगरुम्बा, फिर भोरताल और क्या बोलते हैं भोजाताली या फिर योजापाली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कथक, नौटंकी, कजरी, झोड़ा और झापेली, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कि नृत्य है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि बिहार से संबंधित, तो जाट, जाटिन, झिझिया, विदेशिया, कजरी और फगुआ, ये आपके बिहार के इंपॉर्टेंट साथीगण आपके लोक नृत्य है। हमेशा आपके बिहार से, केरल से और दोस्तों आपके मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से लाई हरोबा, पुंगचोलम और
ढोल चोलम, ये 3 इंपॉर्टेंट आपके मणिपुर से। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरीके से क्लास चाहिए दोस्तों, अगर इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अगर क्लास चाहिए साथीगण, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है। तो दोस्तों गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, महानदी। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी आ जाएगा, जो कि पश्चिमी घाट से ये नहीं निकलता है। गोदावरी, कावेरी और तुंगभद्रा ये तीनों आपके पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। अच्छा, गोदावरी की कुछ प्रमुख सहायक नदी पूर्णा, प्रणाहित, इंद्रावती और सबरी। गोदावरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्णा, प्रणाहिता, इंद्रावती और सबरी याद रखिएगा। अगर मैं कावेरी की बात करूँ दोस्तों, तो हेमावती, भवानी और काबिनी आपके कावेरी की सहायक नदी है। अगर मैं महानदी की बात करूँ साथीगण, तो शिवनाथ, हसदेव, बोराई और मांड आपके ये महानदी की सहायक नदी है। और वहीं अगर मैं तुंगभद्रा की बात करूं, तो तुंगभद्रा कृष्ण नदी की एक जो कि सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदियों में से तुंगभद्रा जो कि प्रमुख है। ये भी पॉइंट साथीगण आप सबको याद रखना है। यकीनन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को जरूर स्क्रीनशॉट मार के एक बार क्लास जब खत्म हो जाए ना, तो एटलीस्ट रिविजन जरूर कर लेना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं कई बार का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के बारे में कहा गया। आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट हूँ, ये चारों के चारों आपको याद रखना दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल अगर मैं 16 की बात करूँ, तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की जो समानता को संबोधित करता है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत के बारे में आर्टिकल 18 में कहता है, और 19 में अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल संविधान में कहा गया। ये साथीगण आप सबको याद रखना है। दोस्तों आपके एग्जाम में अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की एक इकाई है? वाट, कुलोम, न्यूटन, ओम। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और विद्युत प्रतिरोध की अगर मैं इकाई की बात करूं दोस्तों, जो आप सबको याद रखना, ओम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं कहूं इनसे रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अगर मैं लंबाई की एसआई यूनिट की बात करूं तो मीटर आ जाएगा। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो किलोग्राम, समय की सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, और ऊष्मा गतिक तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, और ज्योति तीव्रता का कैंडला। दोस्तों अगर आप सीरियस से इस क्लास को देख रहे हैं ना, तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी टाइप से दोस्तों वही क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपके एग्जाम का जितने भी दोस्तों और एक्सप्लेन बन सकता है मैं कर रहा हूँ आपको दोस्तों। अगर मेरे पढ़ाने का तौर तरीका और दोस्तों क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन अगर मेरे साथीगण आप सबको अगर अच्छा से समझ में आ रहा है ना यार, तो मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना। और दोस्तों अगर इसी तरह के आपको क्लास चाहिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में ऐसा वक्र है जिसे जब एक ग्राफ पर आलेखित किया जाता है, तो दो कारक के सभी संयोजन को दर्शाता है, जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करता है। उसमें से ये 4 ऑप्शन में इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का समोत्पाद आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्लास आज मैंने अपलोड किया हूँ, ठीक है। इसी वीडियो सेक्शन में दोस्तों जाके देख लीजिएगा। एनटीपीसी के लिए टॉपिक वाइज दोस्तों मैं पूरा क्लास करवा रहा हूँ, उसमें से इकोनॉमिक्स का आज जो कि एक क्लास में बना के डाला हूँ। जितने भी 2016 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पूरा उसमें रिवीजन करवाया हूँ दोस्तों। जाके एटलीस्ट वहाँ से पूरा इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आता है आपके डिफिकल्ट लेवल का, मैं सारा का सारा एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर लाया हूँ दोस्तों, आपके लिए मैंने रिवीजन करवाया हूँ, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन जाने से पहले मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, मैं पुनः कह रहा हूँ यार, मेरे मेहनत के लिए दोस्त, अगर मैं चाहता हूँ इतना मेहनत किया यार, तो आपका ये मेहनत, मेरा मेहनत आपके साथ ही पहुँचे, ठीक है। तो दोस्तों 2016 से लेकर 2021 तक अगर जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, उनके लिए दोस्तों मैं टॉपिक वाइज करके एक ई बुक बनाया हूँ। उसमें से कुल 16 टॉपिक डाला हूँ दोस्तों। आप इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कह सकते दोस्तों कि आपके एग्जाम में नहीं आता क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं दोस्तों। आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन छांट के बनाया गया दोस्तों। तो मात्र और मात्र मैं अपनी मेहनत के लिए केवल 21 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों। यकीनन आप मानो दोस्तों, क्वेश्चन को पहले ढूंढता हूँ और स्क्रीनशॉट मारता हूँ, और स्क्रीनशॉट मारने के बाद दोस्तों उसको कॉपी करता हूँ, और फिर जाके MS वर्ड में इसको ई बुक बनाता हूँ,
दोस्त बहुत मेहनत लगता है। और अगर दोस्तों अब मैं इतना मेहनत किया दोस्तों, तो मैं आपसे केवल 21 रुपया ले रहा हूँ दोस्तों। ये बेस्ट ई बुक है दोस्तों, और हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है दोस्तों। और सबसे बड़ी ये बात है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं कि आप यहाँ वहाँ से उठाया हो, हर एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आप रिविजन करेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे, आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन उसी तरीके से आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें से आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया। ये व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनानी के एक प्रकार से क्या बोल रखा है कि मेगास्थनीज एक राजा था। तो ये कहाँ का पूछ रखा था, तो यूनानी के जो कि राजा था मेगास्थनीज, जो आपको साथीगण याद रखना है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें भारत का पहला सम्राट माना जाता है, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूँ प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जो मौर्य है ना, उनकी राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था, और अभी वर्तमान में उसको पटना नाम कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था, जो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और मौर्य काल से भी एक हम ई बुक एक टॉपिक रखा हूं दोस्तों उस बुक में, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आपके मौर्य काल से पूछा गया था। 2021 में जाके देख लेना, हर एक क्वेश्चन दोस्तों में आपको ई बुक में मिलेगा, ठीक है। और उन्होंने, अगर मैं बात करूँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासन में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अंतिम समय में वर्षों में था, तो उसमें कौन से धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था, तो आपके जैन धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन साथीगण की पोंगल एक फसल उत्सव है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन से देवी देवता से समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके पोंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और पोंगल एक प्रकार से सूर्य देवता से समर्पित है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछा गया है दोस्तों, पोंगल आप सबको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों थाईपुसम, ये भी आपके तमिलनाडु का है। कार्तिकाई, ये भी तमिलनाडु का है। और दीपम और चिथिराई, चिथिराई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल, चिथिराई, थाईपुसम, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके तमिलनाडु से। इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। पोंगल दोस्तों 4 प्रकार से होता है। बेई पोंगल, जो आपको याद रखना, चारों का चारों पोंगल, जो कभी कभी आपके ऑप्शन में देख के कहता है कि एक कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगले क्लास में पोंगल के चारों नाम मैं आपको बताऊंगा, उसमें से एक भेंगी पोंगल आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। सुबनसिरी, सोन, ब्यास और जोंग। अगर मैं कहूँ ना दोस्तों कि सिंधु नदी के सहायक नदी ब्यास है, जो आप सबको सबसे पहले याद रखना है। लेकिन सिंधु नदी के और भी एक्स्ट्रा कौन कौन सा है, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये तीनों पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है कि सिंधु नदी के कौन कौन सहायक नदी है। तो झेलम पहला, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी और चौथा ब्यास और पांचवा सतलज। ये पांचों नाम आपको सिंधु से याद रखना है। सिंधु से रिलेटेड बार बार आपके एनटीपीसी और एसएससी बार बार क्वेश्चन साथीगण पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार हमेशा आपके एग्जाम में बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तूतीकोरिन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब तक जितने क्वेश्चन आपके बंदरगाह से पूछा गया, आइए इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि तूतीकोरिन जो बंदरगाह है सो कहाँ पे स्थित है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोचीन कहाँ पे है, तो केरल में। न्यू मैंगलोर पोर्टल कहाँ है, तो कर्नाटक में। मार्मोगुआ जो बंदरगाह है ना, ये कहाँ पे, तो गोवा में। अगर मैं बात करूँ कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, नवी मुंबई में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो साथीगण, आपके एग्जाम में जितने भी बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने ये स्लाइड के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। मुंबई बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र। कांडला कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह अनुसूचित जाति के लिए प्रदान किए गए सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है। यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है। तो इसमें से पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों करेक्ट है। और साथीगण आपको याद रखना है, हमेशा अनुसूचित जाति जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्टिकल 368 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से बारे में जिक्र किया गया, जो हमारे संविधान से इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में कहा गया,
तो आर्टिकल 338 में कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक, जो ये जितने भी दोस्तों पिटक है ना, हमेशा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ कि तीन पिटकों में से अभिधम पिटक किससे संबंधित है, तो दार्शनिक मामले से संबंधित है दोस्तों, जो आप सबको याद रखना है। अगर मैं कहूँ दोस्तों कि बौद्ध धर्म से संबंधित पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है, आपको याद रखना है। जो तीन ग्रंथों से बना है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये एटलीस्ट तीनों याद रखना है हमेशा दोस्तों। आपके एग्जाम में ये तीन को दे देता नाम, इसमें से एक पूछ लेता है कि त्रिपिटक का कौन सा एक भाग नहीं है, आपको याद रखना है। उसमें से तीन, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक दोस्तों याद रहना है। अगला क्वेश्चन है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP वर्ष में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू किया गया था। इसमें से पूछ रखा कि कब शुरू किया गया था IADP, तो साथीगण आप सबको याद रखना है 1960 में, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श गैस तत्व नहीं है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से नियोन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि नियोन एक प्रकार से आदर्श गैस तत्व नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ ना कि आदर्श गैस एक प्रकार से काल्पनिक गैस है, जिसके कण आदिश्रित गति करते हैं, आपस में क्रिया नहीं करते हैं, उनका आयतन नगण्य होता है। और आदर्श गैस के नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, PV बराबर NRT। साथीगण आप सब लिख नोट कर लेना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इस क्लास का अगर आपको PDF चाहिए ना, तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा, वहाँ आपके PDF डाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आदर्श गैस की कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अक्रिय गैस और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ त्रुटि के साथ भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अक्रिय गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार एटलीस्ट आपको आदर्श गैस के कुछ इंपॉर्टेंट नाम रखना है। लेकिन उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कुछ त्रुटि के साथ आदर्श गैस के व्यवहार करता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं महान्यवादी की नियुक्ति की बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है, जो सबसे पहले आपको याद रखना है। अगर मैं आर्टिकल 72 की बात करूं तो राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति है, दंड को स्थगित करने और राहत देने से माफ करने की शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया राष्ट्रपति को। अगर मैं 82 की बात करूं तो जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के वितरण को पुनः समायोजित करने का प्रावधान आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 79 में संसद की स्थापना करता है, जो आप सबको याद रखना है। और वहीं आर्टिकल 76 की बात करूं तो महान्यवादी के बारे में कहा गया, जो आप सबको मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। अगर मैं विद्युत प्रतिरोध की बात करूं तो ओम आ जाएगा दोस्तों, आप सबको याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं, अगर आपको RRB NTPC की ई बुक लेना दोस्तों, तो 2016 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बनाया गया है। तो दोस्तों मात्र 21 रुपये लगेगा। अगर मैं कहूँ तो इसमें कुल 16 टॉपिक है, जिसमें से पूरा 16 का 16 टॉपिक उसमें डाला गया, 16 का 16 टॉपिक नहीं आया, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप नंबर जरिए कि आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ओरिएंटेड और बहुत ही सटीक जो कि इस ई बुक है, बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा। दोस्तों आज का ये क्लास जो कि पहला था, तो दोस्तों इसी तरह से क्लास चलेगा, क्योंकि NTPC का मैं बहुत क्लास अब तक मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। एक मैंने 20 कराया, एक मैं फिर 20 कराया और दूसरा फिर चालू किया हूँ, ठीक है। तो ये करीब 30 जो कि 31वां ये मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है, सॉरी 41वां। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका थैंक यू सो मच।